अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के प्रोग्राम का आगाज हम एक सवाल से करेंगे और सवाल ये है, जब हम अपनी बेटियों का रिश्ता कर रहे होते हैं उस वक्त किन किन बातों का हम ख्याल रखते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कोई कहता है अच्छा वो साहिब हैसियत हो, बरसर रोज़गार हो। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है जिस पे कुछ लोग फोकस करते हैं, कुछ लोग सम फोकस नहीं कर पाते, दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ अ गाय। एक तो ये बात, दूसरा जो फैमिली है, चूंकि जो रिश्ता हो रहा होता है वो सिर्फ एक लड़के और लड़की के दरमियान नहीं हो रहा होता, दो खानदानों के दरमियान रिश्ता हो रहा होता है। और जब रिश्ता दो खानदानों के दरमियान है तो वो जो हम आहंगी है वो होनी बड़ी ज़रूरी होती है, मेल मिलाप होना बड़ा ज़रूरी होता है, बातचीत करना, आपस में डिस्कशंस करना और दो खानदानों का मिलना। चूँकि सभी हम अक्सर ये बात कर भी रहे होते हैं, कुछ लोग ये शिकवा भी कर रहे होते हैं कि इतना कुछ किया बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए, उसके ससुराल वालों के लिए, लड़के के लिए, पर बेटी की कदर नहीं की उन्होंने, खुश नहीं रख पाए वो। लेकिन जो शादी के टाइम पर ही शराइत रख दें, वो कैसे आपकी बेटी की कदर कर सकते हैं? अगर उन्हें रिश्तों की कदर हो, बेटी की कदर हो, तो वो आपके सामने शराइत कभी रखेंगे ही नहीं। और अगर शुरू में शराइत रख दी गई हैं तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वो फैमिली कैसी है या वो शख्स कैसा है जिससे आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं देखनी कि आपने किस तरीके से अपनी बेटी को किस घर में किस शख्स के साथ बयाना है। ये बातें हम ये देख रहे होते हैं। अच्छा, आजकल ऑनेस्टली लड़की वालों के साइड पे भी ये चीज़ बड़ी ही गलत होती है कि आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि लड़का कमाता हो सही, इसके अलावा ठीक है कमाना इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक 30 साल की उम्र में लड़का या 35 साल की उम्र में लड़का वो कोई पता नहीं कितने डिजिट सैलरी जो है वो कमा रहा होगा। आप जब इज़्ज़त की रोज़ी, हक हलाल की रोज़ी कमा रहे होते हैं तो आपको वक्त लगता है चीज़ों को सेट करने में, अपना घर लेने में भी वक्त लगता है, अपना बैंक बैलेंस ज़्यादा करने में भी वक्त लगता है। हर चीज़ एक वक्त के मुताबिक चल रही होती है। तो हम हमेशा इंसान की शख्सियत नहीं देख रहे होते, सिर्फ जो शुरू में आपने बात की कि वो शख्स एक्चुअली कैसा है, उसकी शख्सियत कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है। आप इन बेसिस पे अपनी बेटियों की शादियां कर देते हैं। आप ये तो चेक करते नहीं है कि कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है उसके साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को नहीं देखा जाता। एक चीज और भी सबीन होती है ना हमारे यहाँ, स्पेशली जो लड़के के घर वाले होते हैं, उसको आसपास क्या सुनने को मिलता है, साइकोलॉजिकली ठीक नहीं, शादी करा दो। शादी के बाद ठीक हो जाएगा। शादी के बाद वो ठीक नहीं होगा, वो खराब करेगा खुद को भी, दूसरी एक और शख्सियत को भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले उसका इलाज कराएं। कैरेक्टर में मसला है, शादी करा दो ठीक हो जाएगा। रातों को लेट घर आ रहा है, शादी करा दो ठीक हो जाएगा। कम ऑन, व्हाट इज दिस? इट्स प्रीटी रॉन्ग। जो लड़की उससे शादी करेगी आके, वो उसकी थेरेपिस्ट नहीं है वो उसकी बीवी है। यस, सो वो उसकी थेरेपिस्ट नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो लड़की, उसके अपने भी इश्यूज हो सकते हैं, उसकी एक पूरी स्ट्रगल होगी पूरी जिंदगी की, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ है। दूसरे घर आप आते हैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के, आपको वहाँ पे केयर चाहिए होती है, आपको वहाँ पे प्यार चाहिए होता है, अपनायत चाहिए होती है, ना कि ये कि आपके ऊपर आते साथ ही चैलेंजेस थोप दिए जाएं कि अब इसको सुधारना तुम्हारा काम है। उसको सुधारना उसकी माँ का काम है, उसके बाप का काम है, उसके घर वालों का काम है, उसकी बीवी का काम नहीं है। बीवी को सुधारा हुआ शोहर ही चाहिए। और अपनी बेटी की शादियां जहाँ करें, जस्ट मेक श्योर कि वो सुधरा हुआ लड़का ही हो। बिल्कुल ऐसे देखें, अगर तो कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो बेहतर है पहले ट्रीट कराएं फिर शादी कराएं। खुदा ना खास्ता किसी नशे में मुब्तला है, कोई नशा करता है, पहले इलाज कराएं उसके बाद शादी कराएं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि देखने होते हैं, जिसमें सबसे जो बुनियादी बात है वो लड़के का कैरेक्टर होता है, किरदार होता है। उसका किरदार अच्छा होगा, जाहिर है चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाते हैं। समीन, आप तो चले 30 साल 35 साल का मैं कहता हूँ, जिस तरह शादियाँ अगर अर्ली एज में भी हो रही हैं, तो 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल ज़रा एक स्ट्रगलिंग फेज़ आप सबका हो रहा होता है। अब उस टाइम पे अगर आप ये सोचेंगे अच्छा आप उससे ये भी डिमांड कर दें कि घर भी हो और इतना सोना भी दे, और तो वो फिर आई मीन बाय एनी मीन्स अगर उसने पूरा करना होगा तो वो फिर क्या करेगा? वो सही और गलत की तो तमीज शायद वो भूल जाएगी उसको। तो ये वैसे ये रस्में सारी खत्म होनी चाहिए। सोना देने वाली रस्म खत्म होनी चाहिए, मांगने वाली रस्म खत्म होनी चाहिए, जहेज देने वाली रस्म खत्म होनी चाहिए, लेने वाली रस्म खत्म होनी चाहिए। मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि बाज़ों का लड़के वाले कह भी रहे होते हैं कि हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन इशू ये होता है कि लड़की वाले कहते हैं नहीं जी लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे, हमारी बेटी का कोई तो मतलब हम अगर नहीं देंगे तो हमारी बेटी की इज्जत नहीं होगी उस घर में, उसको ताने मिलेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें जो अपने इर्द गिर्द हम सुन रहे होते हैं। प्लीज़ अगर आपको अपनी बच्ची को कुछ देना है ना, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें।
ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बेटी का हिस्सा या हम रखे होते हैं कि बेटी का हक है, तो वो हक उसका आप किसी और तरीके से भी दे सकते हैं, ना कि ये कि घर के सामान उसको खरीद के दे दें जहेज के नाम पे। बेहतर ये हो जाए आप उसको कोई बिजनेस सेट करके दें, आप उसको कहीं इन्वेस्ट करके दें, आप उसके अकाउंट में वो पैसे एज अ सेफ्टी आप वो सिक्योर करें अमाउंट, सो दैट किसी मुश्किल वक्त में वो उसके काम आए, या उसको अगर वो सेंसिबली कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाह रही है जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है, सो काइंडली खुदारा ये यही करें। आपकी बच्चियां फिर एक टॉक्सिक मैरिज में भी फंस जाती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती हैं दूसरे शख्स पे, और एक अब्यूजिव मैरिज में रहने पे मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता यहाँ से निकल के वो अपना करियर कैसे स्टार्ट करें, वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर कैसे चलें, स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तो ये बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इन्वेस्ट करें, अपनी बच्चियों को कहें कि वो कोई स्टार्टअप शुरू करके दें, उनको कोई ऐसी चीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि वो किसी अब्यूजिव मैरिज में वो फंसी ना रह जाए, जिंदगी बर्बाद ना करें, जिंदगी खराब ना करें, और ताकि उनको मालूम हो कि वो स्ट्रांग भी हैं और वो उस तरह की डिपेंडेंसी नहीं है कि अच्छा वो डिसीजन मेकिंग में भी डिपेंडेंसी ठीक है। हर रिश्ते के अपने एक डिमांड होती है विच इज एब्सोल्युटली फाइन एंड ओके, इट्स ब्यूटीफुल। एट द सेम टाइम जैसा सभी आपने टर्म यूज की, अब्यूज नहीं होना चाहिए किसी को भी, एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए किसी को भी, तो दैट इज समथिंग जो हम आज बात करना भी चाह रहे थे। क्योंकि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी खबरें भी आ रही होती हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे मुतालिक बात कर रहे होते हैं, तो हमने सोचा इस पर हम डिस्कशन करते हैं, अपना एक नुक्ता नजर आपके सामने रखते हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, अभी ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल ट्रांसमिशन में जबरदस्त मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन करना है, आपकी मुलाकात उनसे करेंगे उनसे मजे मजे की बातें, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। आलिया, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब सच्चा प्यार होता है ना तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है। Excuse me. क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी, टेस्ट भी। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। बनाओ दोस्ती को अपने सुपर पावर with monthly video and social extreme. अभी मिलाओ *719#. KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लुक समझ नहीं आ रही यार। Wait, I'll show you. कैमरा ऑन करो। वो तुम सब हो। बनाओ दोस्ती को अपने सुपर पावर with monthly video and social extreme. अभी मिलाओ *719#. इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7up। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में अब सेगमेंट है शीश का रमजान। हम रोजाना शीश से गपशप लगा भी रहे हैं और आगे भी हम लगाएंगे, तो शीश ने हमें ज्वाइन भी कर ली है। आज हमें जरा शीश से पूछना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जेन जी का कितना इंटरेस्ट है, क्या कुछ करना चाहते हैं? जो कि ठीक है, यूट्यूब रील्स इस दौर में अपनी जगह बनाना ये एक और बात हो गई, बट क्या साइंस से भी उतने कनेक्टेड हैं? जब हम बात करते हैं साइंस की, इमर्जिंग फील्ड्स की, डेटा साइंस की, इस डोमेन में जेन जी किस तरीके से आगे बढ़ रही है और किस तरह से बढ़ना चाहती है, ख्वाब क्या है, करना क्या चाहते हैं? क्योंकि वैसे भी इनका ना गेमिंग की तरफ बड़ा इंटरेस्ट, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये सवाल भी रखूंगा। शी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा जा रहा है रमजान? यस माशाल्लाह। डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? यस। साइंस की तरफ कितना फोकस्ड है? साइंस की तरफ फुल फोकस है, मतलब साइंस सब्जेक्ट में अच्छे जा रहे हैं। वैसे ये बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे जो है ना इस एज में साइंस के सब्जेक्ट से वो भाग रहे होते हैं कि नहीं हमें
आर्ट्स की तरफ ले जाएं, हमें साइंस की तरफ ना लेके जाएं। साइंस मुझे बस अच्छी लगती है, हमेशा सारे से? फील्ड्स ऑफ साइंस अच्छा। उसमें फिजिक्स भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, एवरीथिंग। सारे मुझे ये अच्छे कैसे डेवलप हुआ साइंस की तरफ शौक? मुझे तो जब मैं छोटा था तब से ही है साइंस के शौक, साइंस पे हमेशा ज्यादा से ही। फोकस रहे हैं। Yes. लेकिन साइंस में भी होता है ना कि क्योंकि जैसे बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स, तो ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है इसके अंदर? सबसे फेवरेट आईटी? नहीं नहीं, नॉट आईटी। केमिस्ट्री एंड Chemistry पसंद बायोलॉजी। है। यस तो वो Chemistry and biology. अच्छा, वो फिर लैब्स में जाके आपको शौक होगा ना कौन सा केमिकल किस में ऐड करे तो क्या बन रहा मजा आता था होता है। वैसे। बच्चों के ज्यादा इंटरेस्ट शुएब, हमारे दौर में कहीं मजा आता था, हमें क्या पढ़ाते थे थ्योरी नहीं, बिठा हम के, तो आज आते के थे। बच्चे अच्छा अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे। अच्छा ये भी बड़ी बात होती है कि अब आपका दौर चीज वैसे बड़ा अच्छा है इस मामले में कि प्रैक्टिकल ज्यादा बच्चों को करवाया जा रहा होता है। सो अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के हम तो याद करके फॉर्मूले हैं, ये है वो, हम बड़े परेशान होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपका दौर बड़ा अच्छा है कि आप लोगों को प्रैक्टिकली चीजें दिखाई जा रही होती है और आपका इंटरेस्ट होता है, यू लुक फॉरवर्ड टू दैट क्लास, राइट? या बेसिकली जब हम लैब में जाते हैं ना तब तो लाइक उसमें ये होता है कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है जाहिर है। क्योंकि इट्स इंटरेस्टिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे क्या करना चाहते हो शीश बड़े होके इस साइंस की फील्ड में? डेटा साइंस की तरफ मुझे ज्यादा डेटा इंटरेस्ट साइंस की तरफ भी कोई चीज सोची है कि अच्छा दिस इज समथिंग जो कि और आगे जानी चाहिए, दिस इज समथिंग, ये कोई प्रॉब्लम है या कोई मामला है जिसमें मुझे और काम करना है और बेहतर करना है, व्हाट इज दैट वन थिंग? ज्यादा अभी मुझे उस पे भी है इंटरेस्ट, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी पे? वाओ, दैट्स नाइस, दैट्स डिफरेंट एज वेल। होना चाहिए। सितारों को देख के क्या महसूस होता है? सितारों पे कमंद डाल दिए, सितारों तक पहुंचना है। या सीरियसली? वी शुड ट्रैवल टू अदर Yes. सोलर सिस्टम्स एंड Yes. स्टफ। Other solar systems. ओए होए होए, Wow. हेवी। I mean, that's amazing. ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल के बच्चों का की सोच कितनी आप अच्छी देखें है, उनकी develop हुई वुसअत है। देखें सोच की हाँ। कि वो अपने प्लेनेट से भी आगे जा रहे हैं, अपने सिस्टम से भी तो आगे ये जा वो रहे वाली हैं। बात नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी हैं तो उस जहां पर जा रहे हैं जेन जी, तो ये वाकई बड़ी बड़ी बात अच्छी है। बात है। और ये जो मिलेनियल्स है ना, ये सपोर्ट करें जेनजी को, बड़ा Please. जरूरी होता है क्योंकि हम जब हम ये बात अक्सर कर रहे होते थे कि हमारे बड़े हमें सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा ये किस किस्म का ख्वाब देखें, लेकिन कितने टाइम में देखें क्या कुछ हमारी यंग जनरेशन ने करके दिखाया है। तो अब ये जो जेनजी है इसको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये उस तरह से सफर नहीं करेंगे जैसे हमने सफर किया बहुत सारी चीजों में, और ये उससे ज्यादा अचीव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Absolutely. गेम्स बनाने का शौक है? गेम्स मैंने As in डेवलप developing? की हुई है पहले खुद, अभी अच्छा। सीख कर ली है। यस। अच्छा। सो देयर इज दिस गेम कॉल्ड फोर्टनाइट। उसमें होता ये है कि डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होती है, एक मेन गेम होती है और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स बनाते क्रिएटर्स, मतलब जो खेल भी रहे होते हैं वो भी बना सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ की हुई बनाई हुई। अच्छा, यस। यानी एक मेन गेम है, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आप अपने हिसाब से गेम डिजाइन कर लेते Yes. हैं और फिर कोई भी वो गेम खेल सकता है। Yep. उसके रूल्स भी शीज के अपने हैं? उसमें बेसिक ये मतलब वो है गन गेम है बेसिकली। तो मतलब जितने भी प्लेयर्स हो, आप किसी को किल कर लो तो आपकी गन चेंज हो जाती है, बुरी भी हो सकती है अच्छी भी हो सकती है। ये है उसका। ओके, बड़ी दैट्स बात है। नाइस। इज इट डिफिकल्ट कि इतनी छोटी एज में इसको, बिकॉज हम एक तो वैसे ही हम गेम डेवलपर्स बड़े कम देख रहे होते हैं, हमारे मुल्क में बड़े कम है, वैसे पूरी दुनिया में देखा जाए तो बड़े कम, इक्का दुक्का आपको लोग कहते हैं स्कोप नहीं है इसमें एंड ऑल दैट। सीखना मुश्किल है क्या, या आगे इसका रुझान मैंने या सेल्फ लर्न interest की किया था बात? पूरा ये। सॉरी, सेल्फ लर्न किया था मैंने। खुद से सीखा है Yes. आपने सारा? तो Yeah. मतलब आपको मुश्किल नहीं लगा? इसका मतलब इंटरेस्ट अगर आपका हो और आप सीख सकते हो तो आप उसमें आगे एक्सेल कर सकते हैं। किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो तो फिर फायदा भी नहीं है करने का ना। तो जब इंटरेस्ट होता है तो यू ऑब्वियसली गेट बेटर एट इट बाय ट्रेनिंग एंड स्टफ, फिर मजा भी आ रहा That's होता है nice. करने का। अच्छा, वैसे आप दोस्तों में क्या डिस्कशन होती है, जो इससे पहले बात हो रही थी ना कि इस सिस्टम से भी बाहर जाना या देखना या सोचना या करना, सो डू यू डिस्कस अमंग योर पीयर्स? हम इमेजिन कर रहे होते हैं। Okay. वैसे तो हम एक दूसरे से और चीजों में बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन लाइक यस, इमेजिनेशन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ये वो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं एट ऑल टाइम्स। और बाकी बच्चों का भी उतना इंटरेस्ट होता है जितना आपका है, या कुछ का किसी और चीज में होता है, लेकिन काफी लोगों का होता है लाइक व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। जैसे ये डेटा साइंस वाली फील्ड मुझे इसलिए अच्छी लगती है कैन यू बिकॉज यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर फ्रॉम इट। ओके, चीज आपने अपनी वैसे टीम बनानी शुरू कर दी अभी? बचपन के दोस्त होते हैं ना, जैसे हमें याद है हम ये कहते थे अच्छा बड़े होके ये बिजनेस हम डेवलप और इकट्ठे करेंगे, करेंगे। ग्रुप आप इकट्ठे करेंगे सब। खैर बाद में जाके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, वो अलग बात है। तो लेकिन इस पॉइंट पे क्या आप लोग भी ग्रुप्स बनाते हैं कि अच्छा इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स हैं सारे, सबके गोल्स हैं और मिल के एक गोल है जो हमने अचीव करना है? मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, बट लाइक
मेरे पास एक छोटा सा बिजनेस है, वो मेरी ये प्ले स्टेशन होता है ना, उसकी गेम्स होती हैं, Okay. CDs. So I buy them when they're like उनकी लो प्राइस होती है, देन आई सेल देम व्हेन देयर एट हाई प्राइस। तो मैं जो करना है वो ऐसे सेल में करता रहता हूँ, सीडीज, गेम्स वगैरह उसकी PS4 की। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या पुराने जो साइंटिस्ट हैं, जो माजी में जिन्होंने नाम बनाया, स्पेशली अगर हम मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें, उनको भी पढ़ते हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया इस सोसाइटी में? ओह दैट्स नाइस। थोड़ा सा कुछ मेरा ख्याल है कुछ नाम हम लेते हैं, कुछ नाम इसलिए भी लेते हैं ताकि हम शीज के थ्रू, जेन जी के थ्रू आप तक पहुंचाएं कि हमारे जो इतने नाम हैं जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इन सोसाइटी, उन पर। तो इब्ने सीना से स्टार्ट करते हैं। इब्ने सीना से मुताल्लिक क्या क्या जानते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रही इब्ने सीना की? उन्होंने एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी में बहुत रिसर्च किया था, और उनकी एक बुक थी जो 500 to 600 ईयर्स यूरोपियन एजुकेशन में यूज़ हुई थी, एंड वो उससे ही स्टडी करते होते थे। एंड ऑल्सो उनके जो काम है ना, एंड हिज बुक एंड हिज एजुकेशन, उससे ये भी एवोल्यूशन के बारे में हमने ज़्यादा पता किया है। दैट्स नाइस। तो देखें, अब बल्कि मैं आपसे पूछूंगा इब्ने सीना से मुताल्लिक आप क्या क्या जानते हैं, स्पेशली जो बच्चे हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप क्या क्या जानते हैं? कोई ऐसी बात जो कि आपको लगता है कि बतानी चाहिए तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, ताकि साथ साथ इम्तिहान भी चले ना, कि कुछ बातें शीश ने बताई हैं, कुछ बातें आप बताएं, तो इस तरह से हम इतने कम टाइम में एक बड़े लिमिटेड चीज आपको बता Absolutely. सकेंगे। तो बहुत सारे हमारे बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, वो भी माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड आप सब हैं। और इनफैक्ट अगर आपने अभी तक रिसर्च नहीं की तो ये सेगमेंट करने का मकसद भी है कि आप अपनी रिसर्च जो है वो करना शुरू कर दें, एंड देन आप हमसे शेयर करें कि आपके पास उस हवाले से क्या नॉलेज है। तो अब जरा पूछ लेते हैं, और अल राजी बताएं। ही वॉज अ केमिस्ट, और उन्होंने उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट research he had was about the sulfuric acid. तो that affected his career the most. He was a very good chemist. और chemistry में उनका भी बहुत वो था अप्रोच वगैरह। बिल्कुल, दैट्स नाइस। अच्छा, अगर हम यूँ रखें सवाल के ऑप्टिक्स पे किसने काम किया, अगर हम मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें जिनका नाम ऑप्टिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर गया और उसकी वजह से फिर हमें इस डोमेन में आगे काम होता नज़र आया, व्हाट इज़ दैट वन नेम? His name is Ibn Haytham. Yes, that's correct. Wow. He developed the camera, the first camera, which is now in our mobile phones that we Yes. use for every day. उस टाइम तो resources भी नहीं होते थे, तो उस टाइम पे डेवलप करना तो बहुत बड़ी बात है, और है भी बहुत पुरानी बात ये। एंड ही आल्सो रिसर्च ऑन द प्रिज्म, द रेनबो कलर्स ऑफ एंड व्हाई द स्काई चेंजेस कलर एंड स्टफ लाइक दैट, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पे ज़ाहिर उनका नाम है। और हम इंशाल्लाह जब इन नामों की बात करते हैं, इस फहरिस्त की बात करते हैं जो कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे इन द फील्ड ऑफ साइंस, तो व्हाई नॉट अनदर नेम शीज वेरी सून। कुछ ऐसी ख्वाहिश है इसी तरह से नाम इस डोमेन में भी आगे, जिस तरह ड्रामे में शीज का नाम इतना आगे गया, तो उस तरह साइंस की फील्ड में भी शीज का नाम आगे नजर आए। ये ख्वाब है, और इसके लिए काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, गोल सेट कर लिया That's great. कोई मैसेज जो अपने देखने वालों को देना चाहते हो? If you have a dream, stay focused on it and do not get motivated. That's correct, शीज। थैंक यू सो मच। हम रोजाना की बुनियाद पे शीज से कुछ ना कुछ बात करते हैं, आप तक ये शीज का सेगमेंट लेकर आए हैं, शीज का रमजान। हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। नसीम भाई, सोचो आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ, कैसा लगेगा? भाई तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। आलिया, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब सच्चा प्यार होता है ना, तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है। क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। बनाओ दोस्ती को अपने सुपर पावर विद मंथली वीडियो एंड सोशल एक्सट्रीम। अभी मिलाओ *719#। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या अभी भी आपका सवाल यही है कि सहरी में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और अफ्तारी में क्या ना खाएं, क्या ना खाएं, पकौड़े ना खाएं? रोजाना की बुनियाद पर हम ये बात करते हैं। मैं ये बात ज्यादा करता हूँ कि सबीन का इस मामले में जरा इत्तेफाक नहीं है मेरे साथ। वो कहते हैं कि प्लीज एवरीथिंग के में उसका पकोड़े भी आते हैं ना, तो मैं उसमें कहता हूँ नहीं। सबीन कहती है हाँ, ये बहस तुम्हारी जारी रहती है। अच्छा, इसीलिए देखिए हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी अगर हम दोनों में देखा जाए तो मुझ में ज्यादा होती हैं। नहीं हाँ, बिकॉज मैं बहुत अनहेल्दी भी खा जाती हूँ ना, ये बड़ा मसला होता है। लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला मामला है आपके साथ। वो बड़ा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जरा सेंसिटिव हूँ, आप सेंसिटिव प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। वैसे ये बात है कि आप वाकई हेल्थ के मामले में, खाने के मामले में जरा सा इधर उधर कुछ खा लो तो मेरा वाकई टसका मस्का खराब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। किस तरह से अपनी न्यूट्रिशंस को आप पूरे करें, कितना इम्पोर्टेंट है ये, और सहरी में क्या खाया जाए, फुल टाइम आपके पास एनर्जी हो और आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात वो भी सारी पूरी हो रही है। अफ्तारी में आप क्या खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कितनी ड्यूरेशन के साथ आप खाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अफ्तारी के बाद भूख फौरन लग जाती है, थोड़े टाइम के बाद 9, 10, 11 बजे जा रहे, फिर सहरी करने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो कितने थोड़े मिकदार में आप खाएं सो दैट आप सहरी जो है, क्योंकि सहरी में बरकत भी है और सहरी करना ज़रूरी भी है कि आपकी हेल्थ के परस्पेक्टिव से भी अगर देखा जाए और सुन्नत के परस्पेक्टिव से भी देखा जाए, तो आज हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हैं हफ्सा नज़ीर हमारे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो अच्छा गुजरेगा, आपको तो पता है ना क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रमजान के हवाले से, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है जब मुझे कोई पूछता है कि सहरी और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सहरी से। जी बिल्कुल, सहरी में जो सबसे मेजर हमारे 4 गोल्स हैं। सबसे पहला ये कि हमें एनर्जेटिक रहना है, सब सारा दिन फिट कैसे रहना है, एनर्जेटिक कैसे रहना है, लिथार्जी ना फील हो। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि सहरी में अगर हम बहुत ज्यादा शरबत पिएंगे मीठे, या हम बहुत ज्यादा मीठा लेंगे तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने हेल्दी प्रोटीन्स पे फोकस करना है, जैसे कि अंडा है, चिकन है, दही है, दूध है, ये चारों जो हैं ग्रुप्स, ये हाई प्रोटीन है। उसके बाद सेकंड गोल, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी हंगर पैंग्स फील होना शुरू हो जाते हैं, जैसे बच्चे हैं ना स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग, उनको अभी थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है तो उनको जो है हंगर पैंग्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसे कहते हैं आम जुबान में कि खो पड़ती है पेट में। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैट का ग्रुप। पड़ती है पेट में, खो कहते हैं उसको हम हमारी जुबान में, हाँ पंजाबी जुबान में इसको कहते हैं, खो पड़ती है पेट में जी, खो पड़ती है, मतलब कि बहुत ज्यादा भूख लगती है, हमारा दिल बैठ रहा है। वो कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, उसको ही कहते हैं। ओके, चूहे दौड़ना, भूख लगना, वो कहते हैं खो पड़ती है। हमारे पास असल में आते हैं ना पेशेंट, जैसे ओल्ड लेडीज हैं, तो वो यही कहती हैं आंखें कि खो पड़ती है, मतलब पेट में। मुझे भी किसी चीज से जो है वो आइडिया हुआ। आपको कभी खो पड़ती है? सबको पड़ती है, अब आज से पता चलने लग जाएगा, अब पता चलने लग जाएगा। तो उसमें हंगर पैंग्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फैट्स है। फैट्स को इग्नोर नहीं करना। सहरी में जो है वो 1 चम्मच देसी घी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी फॉर्म में लें, रोटी के ऊपर लगाना है, दलिए के अंदर डालना है। और सेकंड चीज है नट्स लाजमी लें। नट्स एंड सीड्स जो है फैट का बहुत अच्छा सोर्स है, गुड फैट्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है उनका गोल होता है वेट लूज करना, तो वो कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे जो है वो फोकस करें, दलिया खा लें, रोटी अगर खानी है गंदम की ना खाएं, मल्टीग्रेन खा लें। लेकिन अगर आपका नॉर्मल वेट है तो आप नॉर्मल रोटी खा सकते हैं, साथ आप अंडा ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। और जो चौथी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो वाटर है। आपने देखा होगा सबीन के हमारे यहाँ जब हम भी बच्चे होते थे, इधर से रोजा बंद होना, हमने भाग के पानी की बोतल जो है वो मुंह के लगा स्टोर कर सकते हैं, इतना स्टोर कर लें। और आपको पता है इससे सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है। बिकॉज़ आप जो है वो जाहिर सी बात है फिर बार बार आप वॉशरूम बार बार जा रहे हैं। हाँ जी, पहले ही 3-4 आवर्स में आपको इतनी यूरिनेशन होती है, और जब हमें यूरिनेशन होती है डेफिनेटली हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो सहूर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर पानी लेना है ना, जब आप उठे हैं आपने 2 ग्लास तब पी लेना, ठीक है। और उसके बाद आपने जैसे ही सहरी खत्म हुई है तो कोशिश करें 1 खजूर खाएं। खजूर की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि ये इतना सारा पानी रिटेन करती है, आपको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है। और जब आपने खाना खा लिया है, आपने सहरी कर ली है,
प्लीज बिल्कुल भी उस टाइम पे मत उठे कि रोजा बंद होने वाला है और आपने बस 10 मिनट में खाना है। थोड़ा सा पहले सहरी को कंप्लीट करें। आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स आपने 1 ग्लास पानी, अंदर थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो 1 पिंच डाल के ना उसको पी लें। दैट इज बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट वाटर। अगर आप पिंक सॉल्ट लेते हैं, ये जो धीले वाला नमक होता है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। आपकी पूरी दिन बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन करेगी, आपको लिथार्जी फील नहीं होगा, आपने खजूर खाई होगी, आपकी बॉडी वाटर रिटेन करेगी। और उसके बाद जो बहुत बड़ी गलती हमारे यहाँ की जाती है, सहरी में कैफीन का इस्तेमाल। लोग कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि वो भी डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब ये कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को बहुत सारी जो दवाइयां दी जाती हैं जिस्म से नमकियात निकालने के लिए, तो कॉफी पीने से भी आपको यूरिनेशन ज्यादा होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, फर्स्ट हाफ में ही आपकी बॉडी जो है वो होना शुरू हो जाता है और डिहाइड्रेशन होती है। तो कॉफी को अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर दर्द करता है, अगर नहीं आपका गुजारा तो आप चाय ले सकते हैं और दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल के, ताकि आपको डायूरेटिक इफेक्ट बॉडी पे ना आए। अच्छा, वो जो टाइम के पर्सपेक्टिव से आपने बताया कि हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल आखिर में सहरी करें ताकि हमारा पेट जो है वो एंड तक फुल रहे, तो आप रिकमेंड ये करिए कि कम से कम 15-20 या आधा घंटा पहले आप जी हाई प्रोटीन खाएं, फैट को लाजमी ऐड करें, डेट खाएं, इलेक्ट्रोलाइट पानी पिए। तो ये बैलेंस आप लेके बेस्ट टिप्स हैं। हाँ जी, आपको तो वो जो वेट गेन लोग कहते हैं कि जिस तरह डेली खजूर खाने से, और ऑनेस्टली ऐसा होता भी है कि कुछ लोग ज्यादा जल्दी गेन करते हैं, तो वो डेली अपनी डाइट में खजूर ऐड नहीं कर सकते। खजूर खाने से वेट गेन नहीं होता, क्वांटिटी से वेट गेन होता है। ओके, तो खजूर खाने से कुछ नहीं होगा। साथ आपने हाई प्रोटीन भी तो ऐड किया है ना, प्रोटीन ऐड किया, और 1 खजूर खाएंगे तो इससे आपका बिल्कुल वेट नहीं अच्छा, मुझे इसके फायदों का नहीं पता था, लेकिन मैं कई सालों से सहरी में खजूर खा रहा हूं। माशाल्लाह, ये हमारी सुन्नत भी है ना, खाने के बाद जो है वो मीठा खाना। वो तो आप जब भी हम अपने इस्लाम से रिलेट करते हैं तो सेहत है, हमारा दीन है ही सेहत। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या नहीं खाना। सबसे पहली चीज, आपने निहारियां नहीं खानी, आपने रात की बची हुई बिरयानियां नहीं खानी, आपने समोसे नहीं खाने। बहुत सारे लोग रमजान में समोसे कौन खाता है? हैं, पेशेंट्स आते हैं सुबह पेट दर्द कर रहा होता है, इफ्तारी में बचे होते हैं बहुत सारे लोग, और वो उसको रीहीट या रीफ्राई करके खाते हैं, रीहीट कर करके। और कहते हैं रिस्क जाया ना हो जाए। रिस्क उतना ही बनाए जितना रात को खाया जाए। बहुत सारे लोग वरना बांट दें आप उसको। हाँ, बहुत सारे लोग खाते हैं, इससे इतनी ज्यादा गैस होती है, ब्लॉटिंग होती है बॉडी में, और वो जो इतनी ज्यादा एसिडिटी रहती है जिन लोगों को, उनको इसीलिए रहती है। और क्या आपको पता है कि ये बिरयानी खाने से, ये निहारी खाने से, ये देसी घी वाले पराठे खाने से आपको सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन निहारी होती है। में तो प्रोटीन है। अब निहारी में सिर्फ बोटी में प्रोटीन है ना, असल में उसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल मसाले ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह सूखता है, बार बार प्यास लगती है, और इतने ज्यादा उसमें भी ना खाएं। चले एक दफा खा ले। पाए में मसाले उस तरह से कम दोनों को पसंद है जो आपने गुंजाइश निकाली है। पाए नहीं पसंद, मैंने आज तक नहीं। बहुत सारे लोग हैं ना, मोस्टली लोग कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएंगे तो हमारा सारा खाना ही बंद करवा देंगे। देखें, अगर आपने वाकई सही तरह से पकाया, पूरी रात पकता है, तो उसमें से कहते हैं जितने उसके मिनरल्स होते हैं वो सारे रिलीज होते हैं बोन्स के, अमीनो एसिड्स उसमें बहुत सारे होते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आप खा सकते हैं। पाए अप्रूव्ड, ठीक है। निहारी लेकिन पाए कुकर वाले नहीं, हाँ, जो हल्की आंच में पके हुए, पूरी रात पके हुए, ताकि वो अच्छी तरह से उसके मिनरल्स रिलीज हो। और उसमें भी ऑयल का इस्तेमाल कम करना। मैं आपको बताऊं, जो बीफ और मटन है इसका तो अपना ऑयल होता है ना, ऑयल निकल आता है, इसलिए ऑयल ऐड ना करें। इन चीजों में ऑयल की जरूरत नहीं होती। सर समझेंगे अब तो पकौड़े खाने हैं, ऐसा नहीं। 1 पोर्शन ऐड करें, उसके साथ आप सैलड्स को जो है वो प्रेफर करें, फ्रूट्स को प्रेफर करें। उसके बाद अल्लाह मियां ने माशाल्लाह हमारे लिए इतने सारे मौके रखे, तरावी पढ़ते हैं, सारा कुछ हजम हो जाता है। सही बात है। सारा कुछ हजम हो जाता है। उसके बाद भी अगर खाना चाहते हैं तो खाना खाएं। कोशिश करें कि रोटी, वो लोग जिनको शुगर है उसको वो अवॉइड करें, उसको वो खाएं तो मल्टीग्रेन खाएं या बारले की रोटी खाएं, क्योंकि हम अपनी जबान में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, उसका थोड़ा सा लो होता है। रोटी जो हम कहते हैं मल्टीग्रेन की रोटी या बारले की रोटी, इससे फिर शुगर नहीं बढ़ती। और ड्राई ग्रेवी खाने की कोशिश करें, जो ड्राई सालन है, ड्राई ग्रेवी, मिक्स सब्जियां बना ली है, शोरबे वगैरह से अवॉइड करें, क्योंकि एसिडिटी होती है ना। अगेन अगर आपने लेकिन अक्सर तो कह रहे हो, तो जो भुना हुआ खाना होता है जिसमें जो शोरबे वाला नहीं होता, उसमें कहा जा रहा होता है कि वो ज्यादा अच्छा। भुना हुआ का मतलब, हमारे यहाँ भुना हुआ का मतलब होता है इतना सारा घी डाल दिया मसाले। भुना हुआ का मतलब है स्टिर फ्राई।
मतलब कि आपने इस तरह मिक्स से सब्जियां बना ली हैं या आपने कोई भी सालन, अगर आपने चिकन ही बना लिया है तो आप अपना पोर्शन चिकन का ज्यादा कर लेना, उससे फिर आपकी रोटी कम खाई जाएगी, प्रोटीन का पोर्शन आपके अंदर ज्यादा चला जाएगा। आप तो अंडा सालन ऐड ज्यादा कर सकते खाएं, हैं, रोटी को कम करें, डायबिटिक्स। लेकिन वो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं वो खाएं दबा के, लेकिन हेल्दी ऐड करें। जैसे खजूर की क्वांटिटी ज्यादा कर ले, अंडों की सफेदियां साथ यॉक मिक्स करके ज़्यादा कर लें, और उसके साथ साथ अगर उन लोगों ने थोड़े से राइस ऐड करने हैं, बनाना जो है इसका इस्तेमाल वो रमज़ान में ज़्यादा करें। आलू, बहुत सारे लोग, आपने देखा है ये कंसेप्ट होता है कि भी वेट गेन करना, अब हम फ्राई खाते हैं, इतनी ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है, उससे प्रोसेस और रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो अगर आपने गेन भी करना है तो हेल्दी ऑप्शन है, आलू खाने हैं बेक करके खाएं, शकरकंदी को अपनी डाइट में ऐड करें, देसी घी को अपनी डाइट में ऐड करें, थोड़ा सा विजडम के साथ चलें। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें जो है वो रमज़ान में आपने देखा है कि जैसे ही बहुत सारे लोग रोज़ा खोलते हैं उनका बीपी हाई हो जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी गलती वो ये कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लीमू पानी, लेमन, हमारे यहाँ मेरी मम्मा भी बनाती होती थी, उसमें लीमू निचोड़ना, चम्मच भर के सॉल्ट का डालना, वो टेस्ट के लिए करते हैं ना, हम इतनी सारी चीनी डाल लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। जो पिंक सॉल्ट है उससे बीपी मेंटेन रहता है, नमक की क्वांटिटी कम रखनी है, दूध सोडा पीने से बीपी बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है, उसको अवॉइड करना है। और जो पेशेंट्स हैं ब्लड प्रेशर के, वो ऐड करें जो सूखी खुबानियाँ नहीं होती हैं और सूखे आलू बुखारे प्रॉन्स, उसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है। अगर वो अपनी सहरी और अफ्तारी में 3 क्वांटिटी वो ले लें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अंजीरे उनके लिए बहुत अच्छी, उसमें बहुत सारा पोटाशियम होता है, वो अपनी सहरी में भी ऐड कर सकते हैं, अफ्तारी में भी उसको पानी में सोक करके जो है वो ले सकते हैं। उसमें बहुत सारा पोटाशियम है, बनाना को जो है वो ऐड कर सकते हैं। योगर्ट इटसेल्फ जो है पोटाशियम का बहुत अच्छा है, वो सहरी में खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, रिकमेंडेड है। आप अपनी जो रोटी खा रहे हैं या जो आप बहुत ज्यादा सालन खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा लिमिट करें और फल को ऐड करें या खजूर को ऐड करें, फाइबर ऐड करें। इससे ज्यादा आपने देखा शायद इसमें जो है ना हाइड्रेशन मेंटेन होती है ना बॉडी में, इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं। और आपने देखना है रमजान जैसे ही आना है ना, बहुत सारे लोगों को ये होना है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। स्टार्ट में 3-4 दिन जो है वो बाउल मूवमेंट जो है वो रेगुलेट नहीं होते, तो ये जो है 3-4 डेज के लिए होता है। उन्होंने भी अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करनी है। एक तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, आफ्टर अफ्तारी कोशिश करें, मैंने दोबारा बता दी कि चिया सीड्स लेने की कोशिश करें, लेमन लेने की कोशिश करें, हल्दी वाला दूध लेने की कोशिश करें, उससे भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन मेंटेन होती है। और वो लोग अपनी जो अपनी डाइट है उसमें फल ऐड करने की कोशिश करें और सब्जियां ऐड करने की कोशिश करें। तो इन रमजान आपने सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना, मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्रोटीन खानी है, प्रोटीन मसल बिल्ड करना है आपको। लिथार्जी आप देखना, जैसे हम वर्किंग है, हॉस्पिटल गए, क्लिनिक गए, बहुत सारे लोग 20 रोजों के बाद हिम्मत ही नहीं होती, और बहुत सारे लोग जिनकी डाइट ठीक होती है वो 20-25 रोजों के बाद कहते हैं यार आदत हो गई है ना, आप तो पता ही नहीं चलता रोजा। वो वही लोग होते हैं जो अपना मील बैलेंस करके चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ हमारे लोग बड़े एग्रेसिव है, जो नहीं खाते वो बिल्कुल ही नहीं खा रहे होते, उन औरतों ने हर चीज छोड़ देना, रोजों में कीटो डाइट करनी शुरू कर देनी है, रोजों में कार्बोहाइड्रेट खाने नहीं, ऐसा नहीं है, बैलेंस मील करना है। बुरा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे होता है। वही जो सबसे ज्यादा आप देखना, फीमेल जो डाइट करेंगी रोजों में, जो कीटो डाइट करेंगी, जो सिर्फ प्रोटीन, सारे बाल झड़ जाते हैं, सारे बाल बिल्कुल खत्म होना। और ज्यादा शुगर्स लेने की वजह से भी यही होता है, इतनी सारी स्किन जो है वो खराब हुई होती है, ईद तक जो है वो बिल्कुल अपनी ब्यूटी जो है वो खराब हो जाती है। तो न्यूट्रिशन को मेंटेन करना, अपने ग्रुप्स का ख्याल रखना, बैलेंस डाइट लेना बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Exactly, तो किस तरह से आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है वो हमने आपको बता दिया कि कैसे आपने उसको मैनेज करके कर सकते हैं। वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, वेट गेन की तरफ जा रहे हैं, वेट मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसके अलावा अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हैं आप उसको किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक्सपर्ट से, आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है 7up, डालडा फूड्स, टॉलेंस रेफ्रिजरेटर, डायमंड फॉर्म, जैज कैश, लेमन मैक्स बार, पेप्सी कोला इंटरनेशनल, करची इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड,
स्टिंग बनाने वाले पेप्सी कोला इंटरनेशनल। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। मुबारक हो, डालडा लाया ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत के साथ। जहाँ ममता वहाँ डालडा, जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। डॉलेंस लाया न्यू यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने एसी जो चले सोलर एनर्जी पर अपने पावर शिफ्ट फीचर की बदौलत। रिमोट पर दिए गए फीचर से 50 और 75% एम्पियर लॉक करें। आपका एसी चले जनरेटर और यूपीएस पर भी, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। लुक समझ नहीं आ रही यार। वेट आई शो यू। कैमरा ऑन करो। वो तुम सब हो। बनाओ दोस्ती को और पे सुपर पावर विद मंथली वीडियो एंड सोशल स्ट्रीम। अभी मिलाओ *719#। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं मैंने तुम पर एहसान किया है, वो है कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। अब रमजान आया, हमें हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नवाज दूं। हम रोजा भी ना रखें, तिलावत कुरान करीम भी ना करें, रमजान के आदाब भी पूरे ना करें, तो ये ना शुक्री है। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो उसकी नेमतें और बढ़ जाएंगी। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन।
इस रमजान इस फर्क को मिटाएं और जायज कैश से सिर्फ 250 रुपए किसी की सहरो अफ्तार का इंतजाम करके सबका दस्तरखान एक साथ सजाएं, क्योंकि जायज कैश है ना। हर घर पूरा होता है अच्छी आदतों से, जैसे कल के लिए कुछ संभाल रखने की आदत। इसीलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने ज्यादा कैपेसिटी वाले डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स देते हैं आपको अप टू 40% बिगर क्रिस्पर, ताकि आप कर सकें ज्यादा स्टोरेज और सेव कर सकें अप टू 50% एनर्जी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। आलिया, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब सच्चा प्यार होता है ना, तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है। Excuse क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी, टेस्ट भी। सब पीते हैं मेरा लेमन मैक्स लोन बार, महीने में एक बार चलता जाए लगातार। ओए महीने में बस एक बार लेमन मैक्स लॉन्ग बार। लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामे शीरी सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामे शीरी सब पीते हैं। 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 मुबारक हो, डालडा लाया ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत के साथ। जहाँ ममता वहाँ डालडा, जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामे शीरी सब पीते हैं। इंट्रोड्यूसिंग जैज कैश स्पीडी, जिससे अब ईदी भेजना या मंगवाना होगा स्पीडो स्पीड। लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामे शीरी सब पीते हैं। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मोहम्मद आ चुके हैं, दैट मींस ज़ैनब के पापा का सेगमेंट आ चुका है। और आज की वीडियो क्या है, किस मौजू से मुताल्लिक है, पहले वीडियो देखते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। जादू नहीं करते। हाँ बेटा, जादू नहीं करते। जादू बहुत बुरा अमल है। जादू करना अल्लाह को भी पसंद नहीं है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद नहीं है। और जितने भी मुआशरे में अच्छे मुसलमान होते हैं ना, वो भी जादू को पसंद नहीं करते। और जादूगर जो होता है ना, वो इस दुनिया में और आखिरत में कभी भी कामयाब नहीं होता। आपको पता है लोग जादू क्यों करते हैं?
वो इसलिए करते हैं कि वो लोगों से जलते हैं, लोगों से हसद करते हैं, नफरत करते हैं, उनके अच्छे घर से, अच्छे कपड़ों से, नेक औलाद से, फिर वो इस तरह ना जलते हैं, तो हसद करते हैं, फिर जादू करते हैं। और जादू बहुत बुरी चीज है। अल्लाह ताला हमारी जादू से, माकरीन के मक्कर से, नाज़रीन की नजर बद से, हर तरह के शोर और फितन से हमारी हिफाजत फरमाए। सबको आमीन आमीन। वीडियो आपने देखी, तो आज ये है हमारा एक जबरदस्त सा मौजू और ये है जनाब जादू टोने से। वैसे इसमें दुआ की एक्टिंग बहुत मुझे पसंद आई है हमेशा की तरह। सो वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, क्या हाल है? जबरदस्त तबीयत है जी। इस्लामाबाद में घूम फिर रहे हो? हाँ जी। पापा को कहाँ लेकर गए हैं आपको अभी तक? पापा मुझे ले जाते थे। लेके नहीं जाते कहीं? पापा खुद अकेले जा रहे हैं? हाँ जी। अकेले निकल जाते हैं और मामा और बाकी बहन भाई इधर ही? जी। दुआ ऐसा ही हो रहा है? इधर आए जरा, दुआ की शिकायत आ गई आज तो दुआ आए ना मेरे पास, आए जरा हम शिकायत सुनते हैं। देखे ना किसको साथ लेके आई आज? दुआ अपनी एक और दोस्त, अच्छा तो बेबी को लेके आइए ना। क्या हाल है दुआ? अच्छा, ये पापा इस्लामाबाद में खुद निकल जाते हैं अकेले के लिए, आपको लेकर नहीं जाते? कहाँ जाते हैं पापा? कहाँ घूमते हैं? पूछती नहीं कहाँ गए हैं? जैनब से पूछ, जैनब ये माइक रखे अपने पास, पापा किधर निकल जाते हैं? बताएं जी जरा। शिकायत आ गई भाई, बच्चों की शिकायत आ गई है भाई आज तो। पापा अकेले निकल जाते हैं। पापा किधर जाते हैं? हमें छोड़ के शॉप पे जाते हैं। पापा अकेले कहीं नहीं जाते ऐसे। ये दुआ और मोहम्मद रुकाए जाते हैं। नहीं, ये भी छोटे हैं, इनको नहीं पता। अच्छा भाई आप बताइए, ये शिकायत को अजाला करें, कहाँ जाते हैं? जैनब भी ठीक कह रही है, मोहम्मद और दुआ भी ठीक कह रहे हैं। तीनों ठीक कह रहे हैं। दो अलग बातें हैं ना, ठीक कैसे? मैं जाता हूँ बाहर, लेकिन ये कभी घी खत्म हो जाता है हमारा, कभी आटा खत्म हो जाता है, कभी ऑयल, कभी साबुन, कभी शैम्पू। तो ग्रोसरी करने जाते हो, इन दोनों का गिला होता है कि इनको क्यों नहीं लेके सामान उठाएंगे भाई, दुआ तुम्हें उठाएंगे। असल में जब से हम आए हैं ना, तकरीबन रोजाना ही हमने दाएं मुड़ना होता है तो हम आगे गुजर जाते हैं, बाएं मुड़ना होता है तो पीछे रह जाते हैं, हर रोज रास्ता भूल जाते हैं। हालांकि रास्ता भूल रहे हैं। हाँ, मोबाइल पे हालांकि हमने मैप भी लगाया होता है, लोकेशन लगाई होती है। देखिए, आपके घर का रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं खुद ही जाऊँ, अगर भूला तो आ जाऊंगा, बच्चे साथ ना कहीं गुम हो जाए, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा, रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। तो बस वो ग्रोसरी का सामान लेने बस आता जाता हूँ। वैसे बड़ी स्मार्ट मूव है कि वाकई बच्चों को सेफ रखा जाए। खुद तो इंसान अकेला कहीं भी, मतलब लिफ्ट लेके भी, बाइक पे बैठे, गली नंबर बताइए। जरूरी नहीं है कि ये जादू टूना ही हमें कोई नुकसान पहुंचाए, लापरवाही भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए बेटा मैं आपको साथ नहीं लेके जाता है। ठीक है दुआ, आप खुश हो? ठीक है ना, खुश हो? अब जब घर वापस जाएंगे ना, आप साथ ही जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा कभी, क्योंकि आप आज का मौजू भी, अपने वीडियो भी बड़ी प्यारी, दुआ तो खैर, दुआ तो वैसे चाहती थी कि मामा पे जादू हो जाए। दुआ आप ऐसे क्यों चाहती थी? बताओ दुआ। माइक दे जरा ज़रा दुआ को। आप चाहती मामा पे जादू करना? चाहते हो आप जादू हो जाए मामा पे? अच्छा, जादू करके क्या करना चाहती हो? क्या अपनी मर्जी करना चाहती है घर में? हैं? ओह, हुक्मरानी करना चाहती है दुआ। किचन पे कब्जा करना चाहती है। माशाल्लाह इतनी प्यारी मैचिंग उन्होंने की हुई है, और ये कलर माशाल्लाह मैडम दुआ और जैनब दोनों पे बड़ा प्यारा लग रहा है। बेबी को भी इसी तरह के कपड़े पहनाने थे ना। वैसे हाँ, मैचिंग क्यों नहीं किया आपने? बेबी के साथ मैचिंग क्यों नहीं की? बेबी के साथ धोखा हो गया आज है। बेबी के साइज के मिले नहीं होंगे ना, ये भी हो सकता है। अच्छा अशरफ, चूंकि आज की वीडियो भी आपकी जादू टोने से मुताल्लिक, कभी ऐसे महसूस हुआ आप पे, घर पे किसी पे कोई जादू वाला मामला कभी महसूस हुआ? हाँ, ये जादू शायद उसको हम कह सकते हैं, या वहम कह सकते हैं, या कोई जिसको हम ताबीर करते हैं साया के नाम से, कि घर में साया। तो इस तरह के 2-3 दफ़ा मामला हुए हैं हमारे साथ जब बच्चे छोटे थे। ये जैनब खुसूसन जो थी जब छोटी थी, तो इसको, क्योंकि हमारा घर पहले प्लस्तर नहीं था, वो जो सीमेंट से वो प्लेन किया जाता है वो नहीं था, तो उसमें दरारें थी और सुराख थे दीवारों में। ठीक है। तो ये जैनब छोटी थी तो वो दीवार के सुराख की तरफ देख के ना तो डर जाती थी, और बड़ा शदीद डरती थी, और इसको झटका लगता था। क्यों बेगम, आपको भी याद है? तो फिर हम खुद भी डर जाते थे जिस तरह ये डरती थी और कांपती थी। तो हम तो सूरह फातिहा पढ़ते थे, और साथ ये आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, और 4 कुल पढ़ते थे, तो फिर इसको दम करते थे। तो ये था कि हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि हमारा अपना यकीन था
क्योंकि ये सूरह फलक और सूरह नास इसीलिए उतरी थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जादू हुआ था, तो ये दोनों सूरतें नाज़िल हुई, तो वो जादू जो था ना वो ख़त्म हो गया। तो यही 2 सूरतें पढ़ के इसको दम करते थे, तो 2-4 दिन में जो ना वो ख़त्म हो गया। तो वो दीवार की तरफ जो देख के डरती थी, डरना ख़त्म हो गया। इतना डरती थी कि हम जब ये डरती थी ना, रोती थी, तो हमें खुद भी दिल पे बोझ पड़ता था कि इधर कोई चीज़ है तो नहीं, ये सुराख में क्या देखती है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो जिन्नात है ना, ये रहते हैं वीरान इलाकों में, बियाबान और पहाड़ों में और सुराखों में और हरियाली जगह पे। अच्छा। और सुराखों में, तो मेरे जहन में वो बात आती थी, तो इसलिए ये सुराख की तरफ देख के डरती थी। अच्छा, क्योंकि बच्चों को वैसे भी ये जिन्नात जो है ना, वो बचपन में जब छोटी उम्र होती है वो तंग करते हैं, शरारत करते हैं और नजर आते हैं, डराते हैं। अच्छा, ये क्या साया, इसको साया कहा जा सकता है या इसको जादू कहा जा सकता है? बिकॉज इसमें क्या फर्क कैसे कर सकते हैं कि ये साया है या ये काला जादू है? हाँ, ये जादू तो खैर एक प्रॉपर अमल है। साया हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि बच्चे को कोई चीज़ नज़र आए इंसानों के अलावा, जानवरों के अलावा, कोई ऐसी मखलूक जो हमसे गायब है, हमें आमतौर पे नज़र नहीं आती, जैसे जिन्नात वगैरह। तो बच्चों को जब वो नज़र आती है या बड़ों को, तो वो डरते हैं। तो उस डर को जो है ना हम साया से ताबीर करते हैं कि ये जी हमारी नानी जान को, जी हमारी दादी को या फलां बच्चे को जी साया हो गया। तो वो जब वो चीज़ नज़र आती है गैर मखलूक, तो उसको देखकर वो डरते हैं। मेरी नानी को भी था साया। अच्छा। हाँ, वो जब उन पे एक हाज़री होती थी ना, उसको हाज़री कहते थे, वो तब तो हमें इतनी मालूमात भी नहीं थी इन चीज़ों की। अब हुई है तो अब नानी जान इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए। तो उनको था जब वो उनमें वो हाज़री होती थी ना, तो ना उनको कोई थकावट होती थी, उनकी ज़ुबान भी फिर वो लहजा बदल जाता था, गुफ्तगू कोई और तरह की वो करते थे। लेकिन ये है कि वो सारी ज़िंदगी डॉक्टर कहते रहे कि इनको कोई बीमारी है और आमिल वगैरह कहते रहे इनको साया है। बस इसी में वो पता नहीं चला कि 15-20 साल उनके गुजरे हैं। तो फिर वो जो है 15-20 साल ये रहा मामला। हाँ, 15-20 साल ये रहा। फिर उनमें से मुंतकिल हुआ उनकी बेटी में। अच्छा। हाँ, तो अभी भी ये है ना, हमारे ये जो हमारा ननियाल है, उनमें 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको ये मसला है। तो खैर साया तो इसको कहते हैं। ठीक है। और जादू जो है, वो जादू से भी ये चीज़ लाई जा सकती है जिसको साया हम कहते हैं। और जादू एक ये भी अमल है किसी का नुकसान कर देना या अपने फ़ायदे के लिए कोई करना। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह एक शोबदाबाजी है, वो वैसे ही उसकी कोई हकीकत नहीं होती, वो धोखा कह सकते हैं हम, होता कुछ है। तो एक मैकेनिज्म है जो ज़हन पे ना बंदिश कर दी जाती है, आँख को जो ना वो ज़हन को जो ना कंट्रोल कर लिया जाता है। जिस तरह कुरान में भी एक वाक़या, वो फ़िरौन के जादूगरों ने जो है ना वो रस्सियाँ फेंकी, तो वो सांप नहीं थे लेकिन लोगों को नज़र आते थे। हाँ, तो एक प्रॉपर एक जादू है जिस जादू से नुकसान भी पहुंचता है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हुआ तो वो भूल जाते थे कि आज मैंने किस बीवी के पास जाना, घर जाना, इसके अलावा कोई और था। इसमें यह भी था कि ये एक तालीमात के लिए था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो हुआ कि ये जादू जो है ना वो एक ऐसा अमल है जो करने से चल जाता है। लेकिन जो लोग इस जादू करते हैं वो जादूगर कैसे बनते हैं? वो क्योंकि ये एक शैतानी अमल है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल है, तो वो शैतान को खुश करने के लिए बड़े बड़े गंदे काम करते हैं। जिस तरह ये कोई भी ऐसी हरकत करनी, जिस तरह कुरान को जलाया जाना, अक्सर आए दिन लोग जलाते हैं, तो वो किसी ऐसे अमल में लगे होते हैं कि वो जादू सीख रहे होते हैं या किसी जिन को खुश करने के लिए, उसको अपनी बात मनवाने के लिए, या किसी का नुकसान करने के लिए कोई जिन से बात मनवाई जाए, या वो कुरान नाउज़ बिल्लाह कुरान किसी गंदी चीज़ से लिखना, गोबर वगैरह से या खून वगैरह से, ताकि वो शैतान जो है वो राज़ी हो तो इसकी कोई वो बात पे अमल कर। या छोटे बच्चों का कत्ल करना, आए दिन आप देखते हैं छोटे बच्चों से इस तरह के रेप वगैरह होते हैं या छोटे बच्चों का कत्ल होता है, तो शैतान इन चीज़ों से वो राज़ी होता है। या गंदा रहना,
तो गंदी गालियां देना, आपने देखा होगा इस तरह के कोई अमल वगैरह होते हैं, वो बिल नमाज सबक का तो नाम ही नहीं लेते, लेकिन गालियां निकालते हैं और बिल्कुल वो लोग अक्सर उनको वो बड़ा पीर और बड़ा अमल समझ होते हैं कि नहीं ये गालियां नहीं है, ये फलां है, ये नहीं। तो ये इस तरह के अमल करके शैतान को खुश करके तो उसके ज़रिए कोई इस तरह का कोई अमल किया जाता है। तो फिर वो जब वो अमल जो है ना वो रूनुमा होता है तो उसको जादू कहते हैं। लेकिन ये एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि जादू अगर हो भी जाए ना तो वो मुस्तकिल नहीं रहता, आर्जी तौर पे वो थोड़ा सा उसका असर होता है। तो वो अगर हो जाए तो वो आर्जी रहता है। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सूरह फातिहा ये पढ़ ली जाए, और जिस घर में ये सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में जादूगर जादू नहीं कर सकता और उस घर से शैतान भी भाग जाते हैं। तो ये कि हालात तो अच्छे बुरे आते ही रहते हैं, लेकिन अगर बुरे हालात आ जाएं तो उसके बड़े सारे हाल हैं। डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं, उलमा दुआ करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं और वजीफ़े हैं वो हमें बताए हैं, नमाज है, नफल है, कुरान की तिलावत है। और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में तो ये चीज़ें आती भी नहीं, क्योंकि ये आर्जी चीज़ें हैं जो भी है, जादू है और ये तावीज़ धागे हैं इस तरह के किए जाते हैं, गंडे वगैरह, इसीलिए ये आर्जी हैं तो इनका असर देर तक नहीं रहता। वरना ये जादूगर जो है आज जादूगर ही हमारे मुल्क में या सारी दुनिया पे वजीर मशीर होते बादशाह होते। अगर मुस्तकिल किया जा रहा है फिर तो जाहिर सी बात है उसका उतना वो रहेगा। लेकिन ये है कि आजकल जो मतलब कि ये दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे वो फुला बाबा है, फुला अमल, ये सब जाली है। सवाल भी करना था शबाई, अक्सर दीवारों पे हम देखते हैं लिखा होता है अच्छा ये बाबा, आमिल बाबा, बंगाली बाबा। इस तरह सोशल मीडिया पे, चूंकि आप सोशल मीडिया के बंदे हैं तो हम देखते हैं कि पोस्ट आते हैं, समटाइम्स तो कंटेंट चल रहा है एकदम बीच में एक ऐड आता है कि अपने वो काम भी हमसे करवा लें जो नहीं हो सकते, और महबूब आपके कदमों में लिटरली ये लिखा हुआ होता है और ऐसे समझ सामने आ रही है। ये सब कुछ ना फ्रॉड है, धोखा है, ये जादूगर भी नहीं है, ये फ्रॉड है। ये ठीक है जादू हो जाता है लेकिन होता है तो आर्जी रहता है, लेकिन ये आर्जी वाला जादू भी नहीं ये लोग कर सकते। अच्छा। ये सब फ्रॉड है। नहीं, ये जो कहते हैं कि जादू तुड़वाने के लिए हमारे पास आए कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई अमल कर दिया है तो आप हमारे पास आए, हम उसका तोड़ करेंगे। नहीं, मैं अब ये क्या होता है? अब हमने कोई दर्जनों सालों में कोई एक सुना होगा कि वो जादू से मार गया या जादूगर ने उसकी टांग तोड़ दी। मेरा आपने समझ सुना है जादूगर ने, वो चंगा भला था, जादूगर वो गुजरा था, जादूगर ने जादू किया, उसकी टांग तोड़ दी या बाजू तोड़ दिया या उसका दिल निकाल लिया या उसकी जान ही ले। नहीं, सब ये सब कुछ झूठ है। हो सकता है लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो अब नहीं है ना, लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, वो उनको जला रहे हैं, कुरान मजीद की तौहीन कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, नौज़ुबिल्लाह, और बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं, गंदे रहा जाता है कि किसी तरह ये शैतानी जो ताकत है वो हमसे राज़ी हो और हमारी कुछ वो बातें मान। लेकिन ये नहीं है कि वो आपकी हर बात मानने लग जाएं और आपके वो मुरीद ही बन जाएं जिन्नात वगैरह, तो ये इस तरह नहीं है। हालांकि अगर इस तरह हो, ये जादूगर लोग कुछ कर सकते हों तो ये वज़ीर मशीर कर्नल वगैरह ये जो है हमारा सदर है, वज़ीर आज़म है, यही लोग हों। ये सब कुछ झूठ है, इस तरह नहीं होता। ये जादू है सही, लेकिन अगर हो भी जाए तो वो आर्जी और आप उस तोड़ कर सकते हैं। आर्जी और एक आपने बड़ी अच्छी चीज बताई, वो ये कि सुबह सूरह बकरा की तिलावत जिस घर में हो वो वहां पर इन चीजों के असरात नहीं होते। अगर मैं ये दुआ की बात मान भी लेता, जादू कर देता बेगम पे, तो बेगम आपने परेशान नहीं होना था, ये आर्जी रहना था, खत्म हो जाना था। वैसे ये मैं किस वक्त दुआ से पूछूंगा, दुआ क्यों चाहती है वहां पे जादू करना। अच्छा भाभी, एक चीज और भी होती है हमारे यहाँ, कहते हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन से मुतालिक चूँकि बात की जाती है कि किसी और मोहल्ले की खातून ने कह दिया कि अच्छा जी वो फ़लाने बाबे के पास या फ़लानी जो पीर नहीं है उनके पास आप जाएं और उनके पास आप इस मसले को लेकर जाएं तो वो हल बताएंगे। कभी किसी ने आपको ये कहा किसी वक्त में कि कोई आपको लगा हो कि अच्छा ये मसला आपने शेयर किया हो तो उन्होंने कहा हो कि फ़लाने के पास जाओ और ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। हम इस चीज़ों से ना ज़रा पीछे ही हैं जी। और जादू वगैरह कुछ भी नहीं होता, जिसका अल्लाह पे यकीन है ना, उस पे किसी दूसरी बात पे यकीन नहीं होना चाहिए। सही बात है, बचाने वाली ज़ात सबसे बड़ी है। ये आपने बात कही है
क्योंकि ये चीज़ें हैं जो तावीज़ धागे हैं, जादू है, ये ज़्यादा असर करते हैं उस पर जिसको वहम क्या ना मसला हो। तो वहम क्योंकि ज़्यादा औरतों में होता है, इसलिए औरतें इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा लपकती हैं और जाती हैं। क्योंकि हमने देखा भी है कि ज़्यादातर ख़वातीन जा रही होती हैं इस तरह स्थानों पे, चूंकि वहम वाली बात। हाँ जी, हाँ जी। भाभी आपने कैसे अपने आपको बचाया वहम से? अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीजों से ही पीछे हैं और अल्लाह की ये भी ज़ात नहीं है कि हर औरत ही जो है ना वो वहमी होती है, हर औरत नहीं होती, लेकिन ये है कि मर्द भी होते हैं, हाँ वहमी मर्द भी होते हैं, लेकिन ये है कि मर्दों की निस्बत औरतों में ये ज्यादा वहम वाला मसला है। और वहम मैं समझता हूँ कोई और बीमारी ना हो जिसमें वहम हो, वो ही काफी है उसके लिए, है नहीं? वो तो सब कुछ होगा, सारे रिश्ते मुतासिर हो जाते हैं, आपकी अपनी जात मुतासिर हो जाती है। ये तो वाकई सबसे बुरी बीमारी जो अगर किसी को हो सकती है ना, वहम की हो सकती है। अच्छा अरशद भाई, साया अगर घर में हो, उसकी क्या कोई मतलब आप देख सकते होते हैं उसको, कोई निशानियां होती हैं? कुछ तो आपने बताया बच्चों के थ्रू भी होता है, क्या उसके लिए भी कोई सूरतें हैं? भाभी आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, मैं ही कह रही थी दुआन अब सोने लग गई है। हाँ, वो नींद में दुआ पे लगता है ये जादू वाली बातें असर कर रही हैं। जी आप सुलाने के लिए क्या करते हैं दुआ को? जब दुआ शरारतें कर रही हो, आपके सोना है दुआ ने, कोई दुआ पढ़ाते हैं उसको? दुआ को नहीं, उसको एक फीडर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसने फीडर पीना है और उसने फिर वो भी ऑलमोस्ट सो रही है, वो जो इतने सुकून से वो देख फीडर के खत्म होने से पहले ये मामला खत्म हो जाता है। हम भी कोशिश करते हैं, हम सेगमेंट गुजार दे, दुआ को सोने के लिए भेजते हैं ना। दुआ की नींद पूरी होना बड़ी जरूरी है, क्योंकि वरना तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा दुआ सो रही है, मोहम्मद ने डॉल उठाई है बेबी उसकी, तो वो दुआ फौरन आंखें खुल गई हैं। फौरन बोलिए मोहम्मद। अगर कभी किसी को लगे ना कि मेरे घर में किसी बच्चे को या फलां फर्द को ऐसा कोई मसला है, मुझे लगता है, या वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, डर रहा है, तो सूरह मुजम्मल जो है ना पढ़ के उस पर फूंकी जाए, तो अगर कोई इस तरह का मामला हो तो वो उसमें जिन हो या कोई साया हो उसको, तो वो बोल पड़ेगा खुद। जादू हो तो उसमें ये होता है कि वैसे तो वैसे ही इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि सूरह बकरा की तिलावत घर में जरूर हमेशा अगर लगाएं, वो आपने चेक करना हो कि है कि नहीं, सूरह मुजम्मल पढ़े, अगर बाद में पता चले कि है तो फिर सूरह बकरा पढ़े और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दाम करें। बच्चों पे भी, सब पे करें, घर पे करें, तो वो आप पानी पे भी करके पानी भी पिला सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं दाम। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हम सबकी हिफाजत करें। मेरा ख्याल दुआ को सुलाते हैं, हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दुआ इज वेरी टायर्ड टुडे, थैंक यू सो मच अरशद भाई, भाभी बहुत शुक्रिया, ज़ैनब थैंक यू, मोहम्मद थैंक यू। और अभी जो आपने शिकायत की आज, उम्मीद है अरशद भाई इस शिकायत को अब आइंदा नहीं हमारे तक पहुंचने देंगे, बच्चों के थ्रू साथ लेके जाएंगे, साथ जाएंगे, हाथ पकड़ के साथ जाएंगे। रास्ता अगर भूल भी जाएंगे तो बच्चे गाइड करेंगे, हो सकता है रास्ता अरशद भाई को भूल जाए, बच्चों को ना भूले। बच्चों का रास्ता नहीं भूलता वैसे, वो एक भूलेंगे तो साथ ही भूलेंगे, इकट्ठे जाएंगे जहाँ जाएंगे। दुआ ने सोना है। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। मुबारक हो, डालडा लाया ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत के साथ। जहाँ ममता वहाँ डालडा, जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। 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 लाइट रिफ्रेशिंग, करशी जाम शीरी
सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। हर घर पूरा होता है अच्छी आदतों से, जैसे कल के लिए कुछ संभाल रखने की आदत। इसीलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने ज्यादा कैपेसिटी वाले डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स देते हैं आपको अप टू 40% बिगर क्रिस्पर, ताकि आप कर सकें ज्यादा स्टोरेज और सेव कर सकें अप टू 50% एनर्जी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। बनाओ दोस्ती को अपने सुपर पावर विद मंथली वीडियो एंड सोशल एक्सट्रीम। अभी मिलाओ *719#। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। नसीम भाई सोचो, आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ, कैसा लगेगा? भाई तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। इस बार माह खुदा रमजान में एक तारीख रकम हो रही है। इस्लामी इत्तिहाद का अदीमुल मिसाल और शानदार मुजाहिरा। बज़्म सज रही है हब्ल मतीन कुरान के साये में। मेजबान 2 इस्लामी और ब्रादर मुल्क ईरान और पाकिस्तान। देखना ना भूलिएगा। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। इंट्रोड्यूसिंग जैज कैश स्पीडी, जिससे अब ईदी भेजना या मंगवाना होगा स्पीडो स्पीड। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। आलिया, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब सच्चा प्यार होता है ना, तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है। Excuse me. क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी, टेस्ट भी। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। 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 लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी
सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। मुबारक हो, डालडा लाया ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत के साथ। जहाँ ममता वहाँ डालडा, जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं रमज़ान के हवाले से, क्योंकि ओवरऑल जो है हमने पूरी कोशिश ये कर रखी है कि पूरा रमज़ान आप लोगों को हम ये ज़रूर बताएंगे किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप लोगों का फीडबैक भी हमें चाहिए कि आपका रमज़ान किस तरह से गुजर रहा है। ज्वाइन कर चुके हैं मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। राजा पहले तो ये बताएं आपका बचपन का रमज़ान कैसा था और आज का रमज़ान, कितना फ़र्क देखते हैं? अगर मैं भी सोचूं तो मुझे बचपन की वो जो माहौल है वो डिफरेंट लगता था, आज का माहौल डिफरेंट लगता है। आपके केस में भी ऐसा है? जी, बचपन में जाहिर सी बात है वो एक खाने पीने की हमें जो है ना चाहत और जुस्तजू ज़्यादा होती थी और लालच ये होता था कि जी अम्मी के हाथ के पराठे सुबह सुबह सहरी में खाएंगे और अफ्तारी में भी जो है फिर अपनी फरमाइशें सारी हम लोग खोल के रख देते थे, क्योंकि जब रोज़ा रखा है तो मुल्क और कौम पे एहसान भी तो किया है ना। तो फिर वो होता था कि जितने भी खाने हमारी मर्जी के हो सकते हैं वो सारे टेबल पे होने चाहिए। और फिर उसको आई थिंक पेट भर जाता था जल्दी, लेकिन नजरें नहीं भरती थी। सही बात। तो ये उस टाइम, लेकिन अब जिस तरह टाइम गुजरता है फिर आपको रियलाइज होता है कि रमजान का महीना जो उसके बहुत सारे फायदे हैं और इट्स फॉर द माइंड, द बॉडी, द सोल। तो जो प्राइमरी जो जिसकी वजह है, यानी अब जो हमारा व्यू चेंज हुआ है वो ये कि अल्लाह ताला जो कुरान में कहते हैं कि ये महीना इसलिए तुम्हारे ऊपर भेजा गया ताकि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, यानी तुम्हारे अंदर खुदा खौफी पैदा हो जाए। यानी पूरे रमजान के महीने कि शुरू में आप अपने आप को वैल्यूएट करें और एंड में वैल्यूएट करें। अगर तो आपको लगता है कि इस महीने के बाद आप अल्लाह से ज़्यादा करीब हो गए और आपने कुछ बुराइयां छोड़ दी हुई हैं, आपके अंदर शख्सियत में कुछ निखार आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब यह है कि आपका रमज़ान अच्छा गुजरा और आपने उसका असल मकसद पा लिया। अगर वो तकवा नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमारा अभी बड़ा काम बाकी है। और इसी के साथ साथ ये कि वैसे तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, यानी अगर आप ये बात करें कि माइंड में क्या बेनिफिट्स होते हैं और बॉडी में और सोल में, ये हम कहते हैं कि चेरी ऑन टॉप है, यानी साइड बेनिफिट्स है। असल मकसद तो तकवा ही था, लेकिन बहरहाल रमजान के महीने के अंदर जब आप रोजे रखते हैं तो आपके जिस्म भी एक बड़े जबरदस्त चेंज से गुजरता है, यानी आपका एक टोटल डिटॉक्स भी हो जाता है। उसके अलावा जो लोग भी फैट लॉस और यानी वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा महीना है, बशर्ते ये कि वो समोसों, पकौड़ों और डीप फ्राइड चीजों से परहेज करें, यानी थोड़ा हाथ होला रखें। आई नो हमारा ये महीना ही शायद मतलब समोसों और पकौड़ों का महीना होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जरा अगर आप हेल्दी डाइट की तरफ जाएं, विच मीन्स कि गुड क्वालिटी प्रोटीन्स खाएं, अच्छे सोर्स्ड फैट्स भी लें, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, फ्रूट्स भी खाएं, वेजिटेबल्स भी खाएं, मीट भी खा सकते हैं, यानी ये सारी चीजें, तो आपकी बॉडी जो है ना एक बड़े जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से भी गुजरती है। और फिर ये कि माइंड के साथ जो आप जबरदस्त काम करते हैं वो ये है कि आपके अंदर एक विल पावर पैदा होती है। यानी देखिए हम पाकिस्तान के अंदर आपको पता है खाना रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, यानी हम जब शादियों पे जाते हैं जरा लोगों की प्लेटों की तरफ जायजा लिया करें कि क्या कुछ उसमें डाला होता है। इतने मजे मजे के खाने हमारे माशाल्लाह, ये वाकई बड़ा मुश्किल होता है कि आपके पास वैरायटी इतनी ज्यादा और ऊपर से हमारे टेस्ट बड्स भी ऐसे डेवलप हो चुके हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। बिल्कुल, मैं जब इंग्लैंड में था तो वहाँ पे खाना ना अक्सर मतलब जो इंग्लिश फूड होता है काफी ब्लैंड होता है, तो उनको जब हम ब्रिटिश को जब थोड़ा सा पाकिस्तानी खाने का जायका लगा देते हैं ना फिर वो करी जो है ना उनके लिए अल्टीमेट हो जाती है। वो हर चीज को ना चिकन टिक्का मसाला, करी, ये उनके लिए आम चीज है। और वो फिर अच्छा, बल्कि हमारे वहाँ भाई थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक हमारे शेख साहब से पूछा कि क्या आप करी खाना मेरे लिए लाजिम हो चुका है? नहीं, लाजिम तो नहीं हुआ। उन्होंने शायद इस्लाम कबूल किया तो अब करी और इस्लाम में करी लाजमी है, करी लाजमी है, ये सुबह दोपहर शाम आपने 3 दिन दफा ये मिलेगी। सीख रहे ना, सवाल के पकोड़े भी फर्ज हो गए अब। सही बात है। तो वो बेचारे कल्चरली इतने ओवरवेल्म हो चुके थे पाकिस्तानियों के साथ रह रहे कि उन्होंने कहा शायद ये भी अब फर्ज हो गया। तो बहरहाल हमारे यहाँ इतने जितना वैरायटी खाने पीने की है और सब चीजों की, उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करना, यानी डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, फ्रिज में सारे खाने पड़े हैं और आप अपने अंदर इतनी विल पावर पैदा करते हो कि भाई नहीं तो नहीं करना, मतलब अब जब तक मगरिब की अज़ान नहीं होती मैं इसको टच नहीं कर सकता। तो हम बेसिकली अल्लाह ताला के आगे साबित कर देते हैं कि अल्लाह
विल पावर मेरे अंदर है, मैं तेरे हुक्म से तो हलाल भी छोड़ सकता हूँ, तो हराम फिर किस खेत की मूली है कि उसको सारा साल नहीं छोड़ा जा सकता। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बदतमीजी की, दिल तो चाह रहा है कि मैं एकदम से उसको गाली निकाल दूं, कुछ बुरा भला कह दूं, कोई ताना दे दूं, इंसल्ट कर दूं, लेकिन नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मैं अपने अंदर कंट्रोल पैदा कर रहा हूँ। 4 दोस्त बैठे हैं, दिल तो चाह रहा है कि 5वें की गिबत कर दी जाए, लेकिन इतना कंट्रोल अब पैदा हो गया है कि मैं तो अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजें भी छोड़ सकता हूँ। सो ये एक ना आपकी, आप समझिए कि मेंटल एक्टिविटी भी है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको फील होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एक रेजिलियंस पैदा हो गई है, एक विल पावर पैदा हो चुकी है। और सो 30 दिन लगातार जब आप एक तरह की हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो थ्रू आउट आप लेके चल सकते हैं, लेकिन शायद ये है कि 30 दिन आप अच्छे तरीके से उनको फॉलो भी कर लें, वो चीजें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं। एब्सोल्युटली। प्लानिंग कैसे की जाए इस पूरे रमजान की, इस पर टिप्स दीजिएगा। देखिए वो एक फेमस कहावत है, कहते हैं इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। यानी कोई भी काम आप करने जा रहे हैं ना, अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की तो फिर ये ख्याली पुलाव है और विशफुल थिंकिंग है। आप कहते हैं जी रमजान का महीना आया, कोई प्लानिंग नहीं है, बस फिर आप चाहते हैं कि जी जन्नत का असूल भी है। तो पहला सवाल ये है कि क्या जन्नत चाहते हैं? पहला सवाल ये, अगर तो चाहते हैं तो रमजान के महीने से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। खवातीन के लिए मैं आमतौर पे मिसाल देता हूँ, देखें यहाँ पे मैं नाम नहीं लेता ब्रांड्स का, कुछ ब्रांड्स पे ना सेल लगी, राइट, 50% ऑफ, 45% ऑफ, वो जी एक तूफान बदतमीजी खड़ा हो गया वहां पे। लोग और खवातीन ने एक तरह से वो ऐसा हालत होगी कि लग रहा था, हम देखते रहते हैं, वीडियोस भी आई और लग रहा था कि जिस तरह फ्री माल बिक रहा है, हालांकि फ्री नहीं था, 50% ऑफ था। अभी हाल ही में शायद गालिबन कराची में कहां पे एक मॉल खोला और उसने भी कोई सेल लगी हुई थी, तो आवाम का एक जम्मे गफीर वहां पहुंच गया। देखिए ये 50% ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, 40% ऑफ। रमजान का महीना आप समझ लें कि अल्लाह की तरफ से लूट सेल लगी हुई है नेकियों के ऊपर। आप यानी कि आप कह लें 99% ऑफ है। अब मुझे बताएं, जिस बंदे को पैसे भी उसके पास हैं, 99% ऑफ की सेल भी लगी हुई है, तमाम आपकी जरूरियात के सामान भी मौजूद हैं, और आप उस 99% वाली सेल से फायदा नहीं उठाते, आपके बारे में कम से कम ये कहा जाएगा कि आप एक बेवकूफ इंसान हैं। सही बात। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी लंबी हदीस है, उसका मफहूम ये है कि जिस पर रमजान का महीना आया और वो अपने गुनाहों को नहीं बख्शवा सका, यानी बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स। यानी कि रमजान का महीना आया, लूट से लगी हुई थी, हदीस में क्या आता है, जन्नत के दरवाजे खुले हुए थे, जहन्नम के दरवाजे बंद थे, सर्कस शयातीन को जकड़ लिया गया था, और एक ऐसी रात थी जो 1000 महीने से बेहतर थी, 1000 महीने के बराबर भी नहीं थी, उससे बेहतर थी, और इसके बावजूद आप नेकियां नहीं कमा सके, अपने आप को नहीं बख्शवा सके, तो फिर क्या कहा जाए आपके बारे में। तो इसलिए जब आपने रमजान के महीने की प्लानिंग करनी है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जी मैं इस 24 घंटे, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, इसमें मैंने सोना भी है, मैंने इसमें खाना भी खाना है, मैंने इसमें एक्सरसाइज भी करनी है, मैंने इसमें अपनी पढ़ाई अगर जो लोग कर रहे हैं, जो लोग काम पे जाते हैं वो भी मैनेज करना है, मैंने फिर अपनी स्लीप मैनेजमेंट भी करनी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सबसे पहली बात ये सब कुछ हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमा सकें। तो इसलिए मैंने जो आगाज में बात की थी ना कि खाने पीने की चीजें, जान है तो जहान है। अगर आप, मैं आपको छोटी सी मिसाल, बल्कि आप ही से सवाल पूछता हूँ, मुझे बताएं, अफ्तारी में अगर आप खूब पेट भर के खाना खाएं, उसके बाद नमाज पढ़ने का किसका जी चाहता है? सही बात। तरावी पढ़ने का किसका जी चाहता है? यानी अगर आप बिल्कुल लेजीनेस आ जाती है ना, यानी बॉडी, आप बायोलॉजी को तो डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप ओवर ईट करेंगे, आपकी बॉडी सारी एनर्जी लगा देगी उस खाने को डाइजेस्ट करने में। जब एनर्जी वहां कंज्यूम होगी, आपके जिस्म में लेजीनेस आएगी, लेजीनेस आएगी तो आपको नींद आएगी। अब उस नींद की हालत में आधे यानी जागे हुए, आधे सोए हुए हैं, इस हालत में अगर कोई आपसे कहता है कि जी अब चलो तरावी पढ़ लो, आपको तो कभी मूड नहीं होगा। और चले अगर आपको कोई घसीट कर ले भी जाता है, तो आपने वहां तरावी में सो रहे होंगे, आप इमाम साहब अपनी तिलावत कर रहे हैं, आप पता नहीं किसी और दुनिया में। सो द पॉइंट इज कि आपने वही हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उतना खाना है जितना आपका एक हिस्सा खाने का रखें, एक पीने का और एक अपने सांस का रखें, यानी बयाना रवि के साथ खाना खाएं, और इस प्लानिंग से खाएं कि भाई थोड़ा सा खा के नमाज के लिए जाएंगे, उसके बाद वापस आके जो आपने डिनर वगैरह करना है वो आप कर लें, और फिर जो आपकी वर्किंग आउट रूटीन है वो भी रखें। क्योंकि या तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अफ्तारी से पहले अगर आपने लाइट वॉक वगैरह करनी है या स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ करनी है या कोई ऑन स्पॉट एक्सरसाइज करनी है, वो आप अगर करना चाहते हैं तो अफ्तार से पहले कर लें, ताकि अफ्तारी के फौरन बाद आप खाना खा के वो सारी एनर्जी वापस गेन कर लेंगे। अगर जो लोग फॉर एग्जाम्पल जिम जाते हैं या लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, उनको मैं कहता हूं कि वो फिर तरावी के बाद करें। यानी अफ्तार के फौरन बाद ना करें, आपने खाना खाया है, राइट नाउ इज नॉट अ गुड टाइम टू वर्क आउट, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, उसके बाद आप जाके आधा घंटा जो आप लगाते हैं वो आप करके उसके बाद आप अपना रेस्ट रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये कि डेफिनेटली गिव सम टाइम टू स्लीप एट नाइट, यानी रात को ना चाहे आपको 3 घंटे भी मिल जाए, रात की स्लीप का कोई नेमल बदल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा फजर की नमाज के बाद अगर आपने जिक्र अज़कार किया, कुछ करने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर लें। दोपहर के टाइम में केलूला वगैरह करना चाहते हैं, मेक श्योर करें कि आपकी स्लीप जो है वो कुछ आवर्स आपको मिल जाते हैं, कुछ दिन में मिल गए, कुछ रात में मिल गए। अब आ जाते हैं आपकी आपने दिन में करना क्या है। तो देखें बहुत आसान तरीके,
आप कहीं पे दफ्तर में होते हैं, आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कम्यूट करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो आप कर सकते हैं ना, ये अज़कार हैं। समझिए कि जब आप जिक्र करते हैं ना, तो आप जन्नत में अपने प्लॉट में पौधे उगा रहे होते हैं। यानी जन्नत जो है ना, आपका जो घर जन्नत में होगा, वो एक सब यानी एक ग्रीन ग्रासलैंड है। जितनी प्लांटेशन करनी है वो आपने करनी है, और यहाँ पे आप करेंगे तो वहां प्लांटेशन होगी। आप जो जो अज़कार करते जाएंगे, समझिए आपके ब्याह पे वहां पे जो ना दरख्त प्लांट हो रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, गाड़ी में भी ट्रैवल करते हुए, बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, जो भी आप सफर करते हैं, कुरान की तिलावत की जा सकती है। आजकल तो मोबाइल फोन पे हम लोग सुन भी सकते हैं, वो कर लिया। थोड़ा सा पोर्शन कुरान का समझ के पढ़ने वाला भी आप डाल लें। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान, यानी जाहिर बात है, कुरान को अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तब भी उसका अजर है। अलिफ लाम मीम हमें माना नहीं पता इसका, लेकिन इसकी 30 नेकियां आपके अकाउंट में पक्की हैं। लेकिन इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक कुरान की आयत को भी जो समझ के पढ़ा जाए और इस नियत के साथ कि इस पर इंशाल्लाह अमल करना है, इसका जो अजर है वो पूरे कुरान से ज्यादा है जो बगैर समझे पढ़ा जा रहा है। अब अंदाजा लगाएं कि अगर आप दिन में चलें 2 आयतें पढ़ लें, और इंशाल्लाह आप ज्यादा ही पढ़ेंगे, 2 आयतें पढ़ लें, समझ के पढ़ लें और अमल करने की नियत से पढ़ें, तदब्बुर और तफक्कुर करें उनके ऊपर 5 मिनट के लिए, तो इसका अजर और सवाब जो है वो पूरे कुरान से ज्यादा जो बगैर समझे पढ़ा जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो लेट्स वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड बट वर्क स्मार्ट। अच्छा, फिर एक और आपको टिप देता हूं, वो ये है कि आप अपनी जो घर के इर्द गिर्द मस्जिद है ना, वहां पे एक पैकेट कोई भी पकोड़े, समोसे, जलेबी, जो भी आप भिजवाना चाहते हैं, सैंडविचेस, जो भी कुछ है, नान, रोटी, वो आप भिजवा दें, चाहे उसमें आपका 100 रुपए लगाओ, 200 रुपए लगाओ, बट ये डेली करें। उससे पता क्या होगा, क्योंकि हदीस में क्या आता है, जो किसी की इफ्तार करवाता है, जितना सवाब रोजा रखने वाले को मिलता है उतना ही आपको मिलता है। सुभान अल्लाह। और रोजे का सवाब कितना है, अल्लाह, यानी हदीस में आता है कि वो अल्लाह और उसके बंदे के बीच में, और अल्लाह ताला जितना चाहेगा अजर देगा। सो अगर आपने 5-7 लोगों का रोजा खुलवा दिया है, तो सोचें उसमें आपका कितनी कॉस्ट आई होगी, लेकिन जो अजर आपको मिला है वो बहुत ज्यादा है। फिर इसी तरह घर में आप कोई चैरिटी बॉक्स बना सकते हैं, जिसमें आप डेली बेसिस के ऊपर 100-50 डालते रहें, और जब आपका मूड हुआ 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, वो आपने किसी ना किसी को जाकर हर अशरे का प्लान किया जाता है। 10 डेज के बाद आपने फिर आपने एक प्लान किया कि एक 10 दिन नेक्स्ट 10 डेज का आपने करना है, फिर नेक्स्ट 10 डेज का इस तरीके से। और असल चीज जो है ना वो ये है कि यू हैव टू सेव योर एनर्जी फॉर द लास्ट 10 नाइट्स। मेरा एक्चुअली वो जो शुरू में मैंने बात की ना, वो ये कि हम अक्सर बिकॉज ऑब्वियसली आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी कोशिश ये होती है, हम क्योंकि एनर्जेटिक भी होते हैं, और एज ए मुस्लिम हमारी जो है एक तरह से खुशी भी इतनी ज़्यादा होती है कि हम अपनी सारी एनर्जी बिल्कुल शुरू में लगा देते हैं कि कुरान इतने दिन में हमने ख़त्म करना है, या वो प्लानिंग हम, तो वाकई जो आखिरी अशरा है उसके लिए आपकी एनर्जी नहीं बच रही होती। तो किस तरह से उसको अच्छे से प्लान किया जाए ताकि हमें आसानी हो जाए एनर्जी सही। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने बिल्ड करना है। देखें, जिस तरह एक बंदा जो मैराथन भागता है ना, वो शुरू में स्प्रिंट नहीं मार देता। मैराथन रनर जो होता है वो आराम आराम से शुरू होता है। अगर बंदा शुरू में फुल डैश लगा रहा है ना, तो ये